Hello dear Tanthes, I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology for the chapter Our Environment. In my previous videos, I explain you about the abiotic factor, food chain and food web. Now in this video, I am going to explain you about the different kind of pyramids. In your NCERT book, you will not get the lots of examples for the pyramids, but here I try my best to give you the examples of different kind of pyramids. तो आप इसमें ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. Now let's begin about the ecological pyramids. So what are ecology? Ecology means relationship between the biotic and abiotic factors. What are biotic factors? देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो बायोटिक कहलाते हैं. अबायोटिक जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, दे आर नोन एज द अबायोटिक फैक्टर्स. तो जब ये दोनों ही फैक्टर्स साथ साथ काम करते हैं तो वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में काम करते हैं. इसी डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम पिरामिड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं. और क्योंकि ये बायोटिक एबायोटिक फैक्टर से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी कहते हैं. चलो इसके बारे में हम और जान लेते हैं. अब देखो हमने इनके पिरामिड्स की फॉर्म में ही क्यों लिया, क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ज्यादा है नंबर में, इसलिए हम इस तरह की शेप लेते हैं जिसमें कि बेस तो बहुत ज्यादा नंबर शो कर सकता है, बेस में ज्यादा चीजें होंगी और जैसे जैसे उनका कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा तो वो एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर पर जाकर खत्म होगा. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पर पानी में 10,000 फ्रेश वाटर श्रिम्प्स हैं. इनको खाने वाले 1,000 ब्लीक हैं. 100 पर्च आर ईटिंग द ब्लीक्स एंड देन 10 नॉर्दर्न पाइक्स आर ईटिंग द 100 पर्च. अब देखो धीरे धीरे नंबर कम होता जा रहा है और जो नॉर्दर्न पाइक्स हैं दैट कैन बी ईटन बाय द 10 स्प्रे ओनली. तो ये 10,000 से जो भी कंजप्शन रेट है वो घटता चला जा रहा है. इसलिए हम एक पिरामिड का स्ट्रक्चर लेते हैं जिससे कि हम इकोलॉजी को आसानी से समझ सकें. अब एक्चुअल में ये है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. So ecological pyramid is a graphical representation to show biomass और bioproductivity. अब यदि हमें इस धरती पर ये जानना है कि किस स्पीड से प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, तो हम उसको पिरामिड की फॉर्म में रखेंगे और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहेंगे. कैसे, वो हम आगे देखते हैं. टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. अब हम यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग पिरामिड्स हमें इकोलॉजी के बारे में किस तरह से बताते हैं. तो ऑन दिस बेसिस पिरामिड कैन बी ऑफ नंबर, पिरामिड कैन बी ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पर नंबर का बायो पिरामिड हम पढ़ेंगे, बायोमास यानी कि जितना भी वेट गेन होता है इस पृथ्वी पर बिकॉज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम एक पिरामिड बनाएंगे. और एनर्जी, कितना एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव द पिरामिड्स. तो हम इन 3 बेसिस पर पिरामिड्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर. As pyramid of number indicates number of individuals at different trophic levels. ठीक है, अब जैसे कि हमारे घर में भी है कि कोई चीज खानी है, हमें खाने के लिए मंगानी है, तो 4 लोग होंगे खाने वाले तो हम 4 लोगों के लिए मंगाएंगे, 2 होंगे हम 2 के लिए मंगाएंगे. पार्टी हमें करनी है तो हम उसका एस्टिमेट देखेंगे कि 50 की हमें पार्टी करनी है या 500 की हमें पार्टी करनी है. यानी कि जो भी चीज इस धरती पर है और जितने खाने वाले लोग हैं उनमें एक बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, तभी पॉसिबल होता है एक सिस्टम. तो इसी तरह से ये इकोलॉजिकल पिरामिड भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल शो करते हैं अलग अलग लेवल पर. कैसे शो करते हैं वो हम आगे देखते हैं. जैसे कि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ भी प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं तो वो हमेशा बहुत ज्यादा ही नंबर में होंगे क्योंकि इस धरती पर एनिमल्स या इंसेक्ट्स कम हैं इन कंपैरिजन ऑफ द प्लांट्स. तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सब प्रोड्यूसर्स में आएंगे. उसके बाद वो प्लांट्स कौन खाएगा,
प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर से कुछ ही कम होते हैं। इसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनको खाने वाले कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो वो प्राइमरी कंज्यूमर से नेचुरली कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनको खाने वाले कौन है? टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में काम हो रहा है। जैसे जैसे हम टर्शरी कंज्यूमर तक जाते हैं, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू बी डिक्रीज। ठीक है, उसी तरह से यदि हम एनर्जी को भी देखें तो एनर्जी भी यहाँ पर 100% है, सेकंड लेवल पर 10%, थर्ड लेवल पर 1% और फोर्थ लेवल पर तो 0.1% ही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? डिक्रीज इन नंबर्स, बायोमास एंड एनर्जी, ये तीनों ही बातें शो कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर कम होते चले जाएंगे उनका वेट यानी बायोमास कम हो जाएगा। बायोमास कम होगा तो उनमें एनर्जी कंजप्शन भी कम होता चला जाएगा। क्लियर? चलो इसको हम आगे और ध्यान से पढ़ते हैं। अब देखो, हमने एक अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर लिया है। अपराइट पिरामिड में क्या होगा कि यदि कहीं पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ज्यादा हैं तो हम उसको अपराइट में लेंगे, यानी उसका बेस जो है वो ब्रॉड होना चाहिए। अपराइट में प्राइमरी, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। तो एक तो हमारी रिक्वायरमेंट हो गई जिसमें प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा है। और किस कंडीशन में ये इन्वर्टेड होगा? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर कब होंगे? देखो, जहां पर भी नंबर ज्यादा होंगे, अब यहाँ डॉग है, डॉग तो एक है ना, या कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है। डॉग की यदि हम बॉडी के ऊपर देखें तो बहुत सारे फ्लीज होंगे, पेस्ट्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं। तो वो एक डॉग के नंबर से ज्यादा होंगे, इसलिए हमें यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड बनाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि हमें स्टडी करना है इकोलॉजिकल पिरामिड्स को। अब 100 फ्लीज को हम देखें, जो फ्लीज हैं उनके अंदर यदि हम जाएं तो उनके अंदर और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी पैथोजेंस होंगे। तो वो क्या होंगे? मिलियंस ऑफ प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। प्रोटोजोन्स आपने देखा ही है, अमीबा के बारे में आपने जाना ही है। तो इस तरह का जो नंबर ऑफ पिरामिड है कि यहाँ तो एक ही है, बट जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटोजोन्स मिलियंस में चले गए। तो इसलिए यहाँ पर हमें कौन सा पिरामिड बनाने की जरूरत है? इन्वर्टेड पिरामिड बनाने की जरूरत है। क्लियर? अब यहाँ पर हम एक कंडीशन और देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ के ऊपर कौन सरवाइव कर रहे हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट सरवाइव कर रहे हैं। और इंसेक्ट्स के ऊपर कौन सरवाइव कर रहा है? एक बर्ड सरवाइव कर रही है। तो ये एक और कंडीशन हो गई पिरामिड की। चलिए अब आगे और देखते हैं। So here pyramid of number is making the upright pyramid. तो आप लोगों को यही डायग्राम बहुत अच्छे से याद करना है, because that pyramid of number which is having maximum number of producers, then less number of primary consumers, and then more less number of secondary consumers, and one or two few tertiary consumers. So it is called the upright pyramid of number. You have to do the practice of it. ये आपसे बहुत पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल और देखो, यहाँ पर हम पिरामिड ऑफ नंबर में देख सकते हैं, यही प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं, कैन बी ईटन बाय द जिराफ एंड जिराफ कैन बी ईटन बाय द लायन। सो इट इज आल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। अब हम एक एक्वेटिक इकोलॉजिकल पिरामिड भी देख सकते हैं। अब यदि हम पानी के अंदर जाएंगे तो पानी के अंदर भी जितने भी डायटम्स एल्गीज हैं, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं, तो जो छोटे छोटे पौधे हैं वो जू प्लैंक्टॉन्स, जो वहां पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम जू प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं, जो प्लांट्स को ही खाते हैं खाली। अब इन जू प्लैंक्टॉन्स को खाने वाली फिशेज होती हैं, फिशेज हो सकती हैं, क्रैब्स हो सकती हैं, उनके लार्वा हो सकते हैं, तो वो इन छोटे छोटे जू प्लैंक्टॉन्स को खाएंगे। इसके बाद इन फिशेज को खाने के लिए लार्ज साइज फिशेज होती हैं। तो आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे ये नंबर कैसा होता चला जा रहा है? कम होता चला जा रहा है। इसलिए जहां पर भी नंबर कम होता चला जा रहा है वहां पर हम अपराइट पिरामिड ड्रॉ करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, इन्वर्टेड प्लस स्पिंडल शेप्ड पिरामिड। अब ये कैसे बन जाते हैं?
देखो इन्वर्टेड में मैंने आपको बताया कि जब प्रोड्यूसर्स बहुत कम होंगे, उन पर रहने वाले हर्बीवोर्स हैं, जैसे कि ये बर्ड्स हो गई। बर्ड्स के स्किन के अंदर जो इनके फर होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं जो इनकी हेयर्स के अंदर छिपे रहते हैं। और यदि हम इन पैरासाइट्स को स्टडी करें सो देन हमें और भी हाइपर पैरासाइट्स मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें अमीबास भी हो सकते हैं और भी बहुत तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो इनके फर के अंदर जितने भी पैरासाइट्स हैं उनके अंदर रहते हैं। ठीक, तो इस तरह का जो पिरामिड होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा हो गए, इसलिए कैसा पिरामिड बनेगा? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर बनेगा। अब पार्शली अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। अब यहाँ पर क्या हुआ? प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खा रहे हैं, ठीक है, जो बर्ड्स खा रही हैं। अब बर्ड्स को हम यदि ये सब ना देखें कि इसके बर्ड्स के फर के अंदर क्या है, यदि हम देखें तो जो ये हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं डायरेक्टली कैन बी ईटन बाय अ कार्निवोर, ठीक है ना, तो इसमें कोई और बीच में लेवल आया, डायरेक्ट दे आर ईटन बाय द कार्निवोर। तो इस तरह का जो भी अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो पार्शली अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। Pyramid of biomass indicates biomass of the members of the food chain present at different trophic levels. अब देखो बायोमास आ गया, मास वर्ड आ गया, यानी कि यहाँ पर भी हमें नंबर से तो काम है, बट स्टिल वी वांट टू नो द पर्टिकुलर फूड चेन, कि इस फूड चेन में कौन से मेंबर्स हैं जो जुड़ेंगे और वो उसका एक वेट बनाएंगे, एक मास बनाएंगे। ठीक, जैसे कि as you can see here, the pyramid of numbers and biomass. Here you can see that primary producers are eaten by the primary consumers. Primary consumers eaten by the secondary consumers and secondary consumer eaten by the tertiary consumer. तो जब हम बायोमास की बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ड्राई मास की बात करते हैं, यानी कि जिस समय ये मूवमेंट में है या ग्रो कर रहा है, लिविंग कंडीशन है, दैट इज नॉट द एक्चुअल मास ऑफ इट. When it will become dry and then we will take its weight, so that is called exactly biomass. तो इसी तरह से यदि हम इनके वेट में कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो वेट है वो टर्शरी कंज्यूमर का ही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसका जो यहाँ पर हम पिरामिड दिखा रहे हैं ये अपराइट होगा। और यदि एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो कहाँ पर होगी? लोअर लेवल पर होगी। और जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे तो वहां पर एनर्जी कंजप्शन कम होता चला जाएगा। क्लियर? चलिए अभी हम आगे देखते हैं। सो एक्चुअली व्हाट आर द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास? An ecological pyramid of biomass shows the relationship between biomass and trophic level by quantifying the amount of biomass present at each trophic level. ठीक है, जैसे कि अभी हमने 4 लेवल देखे, तो वहां पर बायोमास हम कैसे बताएंगे कि एक चेन दूसरे चेन से जुड़ी हुई है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है, और जब हम उनका अमाउंट निकालते हैं, टोटल अमाउंट, तो उसको हम बायोमास कहते हैं। अब वो टोटल अमाउंट हम निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बायोमास इज इक्वल टू मास ऑफ ईच इंडिविजुअल इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉपिक लेवल। अब देखो मास ऑफ ईच इंडिविजुअल जो मैंने आपको ड्राई मास बताया है वो लेना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने इंडिविजुअल्स हैं, यदि प्रोड्यूसर्स हैं तो बहुत ज्यादा होंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं तो भी ज्यादा होंगे, है ना, तो और लेकिन एक लायन है तो वो एक ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन टेक आउट द बायोमास ऑफ एनी काइंड ऑफ फूड चेन। नेक्स्ट इज biomass is the quantity of dry organic material in an organism's a population, a particular trophic level or an ecosystem. तो एक्चुअल में बायोमास किस तरह की क्वांटिटी है? when we are taking the weight of any living organism in its dry condition, ठीक है, तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, बहुत सारी पॉपुलेशन है हम उसका भी ड्राई मास ले सकते हैं, पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी ट्रॉपिक लेवल है उनका यदि हम ड्राई मास लेते हैं, और ऐसे ही इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन्स बन रही हैं, बहुत सारे फूड वेब्स बन रहे हैं, तो वहां पर जब हम ड्राई मास लेते हैं तो एक्चुअल में वो बायोमास कहलाता है।
आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और जस्ट डोंट फॉरगेट अबाउट दिस फॉर्मूला ऑल्सो। अब यहाँ पर हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो यहाँ ये छोटे इंसेक्ट्स हैं या फिशेज हैं, है ना, तो जो स्मॉल फिशेज हैं या इंसेक्ट्स हैं कैन बी ईटन बाय द नेक्स्ट वन लेवल ऑफ द फिशेज, जो इनसे थोड़ी बड़ी होंगी, ठीक है। और अब ये फिशेस किनके द्वारा खाई जा रही हैं? इन फिशेस के द्वारा खाई जा रही हैं, ठीक है। अब यदि हम इनका ड्राई वेट देखें तो इनका बहुत कम होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मोर, बट इनका जो वेट होगा, बायोमास होगा, वो कम ही होगा, और इनका बायोमास ज्यादा ही होगा, इधर दे आर लेस इन नंबर। समझ आया ना? इसीलिए जो पिरामिड ऑफ बायोमास है दैट कैन बी इन्वर्टेड। नेक्स्ट हमारा आता है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इंडिकेट्स एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे हम अलग अलग नंबर्स की बात कर रहे थे, अलग अलग लेवल पर हमने बायोमास की बात की, तो ऐसे ही जब एक लेवल से दूसरे लेवल तक कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो हर लेवल पर डिफरेंट होगी, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट बायोमास। कैसे होगी उसको हम आगे और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द एनर्जी इज अ फूड पिरामिड। यहाँ पर हमेशा एक 10% रूल काम करेगा। कैसे? कि ये जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स किसी भी प्रोड्यूसर्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ये सब हो गए बैक्टीरिया, फंजाई और अर्थवॉर्म। तो बिलो द अर्थ यदि हम देखें तो इनका जो नंबर है वो ह्यूज नंबर होगा। इसके बाद जब हम और फर्स्ट लेवल तक जाते हैं तो वहां पर प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो अपने लिए फूड फॉर्मेशन खुद से करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? हमारे साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स आ जाते हैं, वेजिटेबिलिया आ जाते हैं, जितने भी वेजिटेशन है हमारी वो आ जाती हैं। अब प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स कहलाते हैं, जो केवल और केवल प्लांट खाते हैं या प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। इसके बाद इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने के लिए कौन होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स कहलाते हैं, जो हर्बीवोर्स यानी कि जैसे स्क्वायरल हो गया वो हर्बीवोर है, उसको खाने के लिए कोई भी एक कार्निवोर होगा तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। इसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर है इसको खाने के लिए टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड काइंड ऑफ कार्निवोर्स, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी यानी बड़े जो जानवर हैं उनको भी खाने की कैपेसिटी रखते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं एपेक्स प्रीडेटर्स और द टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल, जैसे एलिगेटर्स, ईगल, शार्क, ह्यूमंस, लायंस, जिनको कोई भी नहीं खा सकता, ठीक है। तो ये हायर लेवल पर होते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअल में एनर्जी कैसे कंज्यूम हो रही है? देखो यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी है प्रोड्यूसर्स के पास, तो जो भी इसका 10% होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर्स तक जाएगा, इसका जो भी 10% होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक जाएगा। यहाँ जितना भी एनर्जी लेवल है उसका 10% नेक्स्ट लेवल में जाएगा, और ऐसे ही करके 100 का जो 10% होगा वो नेक्स्ट लेवल में जाएगा। तो इस तरह से first to 5 tropic level energy can transfer from producer to the higher level of the food chain, और इसको हम बोलते हैं 10% of the energy harvested at a lower tropic level is transferred up to the next higher tropic level। तो हर लेवल पर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? 10% होगी। इसीलिए जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा ही अपराइट होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर डिकम्पोजर्स हैं, आपको जो भी इजी डायग्राम लगता है वो आप जल्दी से जो बना सकते हैं उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स क्या शो कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि सभी प्लांट्स यहाँ पर आते हैं प्रोड्यूसर्स में। फिर इन प्रोड्यूसर्स को खाने वाले देखो ग्रास हॉपर है, रैबिट है, स्क्वायरल है, तो बर्ड्स हैं, ये सब खा रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहलाते हैं। अब इन हर्बीवोर्स को कौन खा सकते हैं? स्नेक खा सकता है और फ्रॉग खा सकते हैं, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं।
और द कार्निवोर्स कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी आ सकते हैं ओमनिवोर्स की, जैसे फ्रॉग है वो इंसेक्ट भी खा लेगा और लीव्स वगैरह भी खा सकता है, तो ये ओमनिवोर्स वाली कंडीशन भी आ जाती है। इसके बाद आते हैं टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स वो होते हैं जो टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहलाते हैं, और अक्सर टॉप कार्निवोर्स वो होते हैं जो किसी के भी द्वारा खाए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर भी एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? ओनली 10% इज ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ओके, चलिए इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पर देखो इतने सारे ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर सरवाइव करने वाले कौन है? रैबिट्स हैं, और ये डॉग्स और द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, दोज आर सर्वाइविंग ऑन द प्लांट्स। तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इन सारे प्रोड्यूसर्स से हमें और जितने भी बाकी और ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी मिल रही है। इसके बाद कुछ टॉप कार्निवोर हो गए जिनको की एनर्जी मिलती है। कभी कभी आपको इस तरह के डायग्राम्स दे दिए जाते हैं, तो अब आपको याद रखना है कि ये मैम ने इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी में दिखाया था। तो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द हायर लेवल। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ट्रॉपिक पिरामिड्स हो गए, यहाँ पर हम और इसको बहुत ध्यान से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से हो गए? प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हो गए? वो छोटे जीव जो प्लांट्स को खा सकते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन हो गए? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रैट और लिजर्ड्स लिए हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से हो गए? जो खुद तो किसी के द्वारा खाए नहीं जाएंगे, बट दे कैन ईट द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, नाउ इट इज नॉट ओवर, क्योंकि जो एनर्जी वाला पार्ट है आपके इस चैप्टर में, वो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझना भी जरूरी होता है, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट ऑलवेज यू गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। इसलिए इसको बार बार अच्छे एग्जाम्पल से आप समझते जाइए और याद करते जाइए। नाउ यू कैन सी हियर द सिमिलर बिटवीन ऑल थ्री काइंड्स ऑफ पिरामिड्स विथ वन एग्जाम्पल। यहाँ हमने लिया एक एग्जाम्पल, ग्रास कैन बी ईटन बाय रैबिट and rabbit can be eaten by fox. So if I have to draw the upright pyramid, तो हम केवल इन तीन एग्जाम्पल्स के साथ में हम तीनों ही पिरामिड्स को शो कर सकते हैं। तो आपको हर एक के लिए बहुत बहुत अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रास ईटन बाय रैबिट एंड द फॉक्स। तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर भी आप देख सकते हैं कि नंबर ग्रास का ज्यादा है, फिर रैबिट का उससे, और फॉक्स इज अलोन। तो यहाँ पर अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर आप ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा देख रहे हो पिरामिड ऑफ बायोमास। यदि इनका बायोमास लिया जाए तो ग्रास का जो वेट होगा वो ज्यादा होगा, और रैबिट का कम, और फॉक्स का और भी कम होगा। तो यहाँ पर भी ये अपराइट कंडीशन बायोमास की दिखाई दे रही है। ऐसे ही जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो भी अपराइट होगी, क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल तक चलती चली जाएगी वो 10% रह जाएगी। तो इसलिए हम इन तीनों का ही एक एग्जाम्पल लेकर याद रख सकते हैं और उसको easily draw कर सकते हैं। One example for pyramid of numbers, pyramid of biomass, pyramid of energy is grass can be eaten by rabbit, rabbit can be eaten by fox. I hope कि आप enjoy कर रहे होंगे और इसको याद भी कर रहे होंगे। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, pyramid of number and pyramid of biomass can be inverted also. ठीक है, लेकिन जो एनर्जी का है, एनर्जी पिरामिड कैन नॉट बी इन्वर्टेड। तो एक बात याद रखिए कि नंबर और बायोमास हैं वो अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर नंबर कम या ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से नंबर तो चेंज हो ही जाएंगे, बायोमास भी चेंज हो सकता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। और में हमने देखा कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो अपराइट है। अब इन्वर्टेड कैसे है? देखो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, दे आर नॉट मोर। प्लांट्स पानी के अंदर इतने ज्यादा नहीं होते हैं, बट उससे ज्यादा जूप्लैंक्टन्स होंगे जो हर्बीवोर्स होते हैं, दोज आर सर्वाइविंग ऑन द प्लांट्स। इसके बाद जूप्लैंक्टन्स के ऊपर होते हैं स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस आर लाइक प्राइमरी कार्निवोर्स, दोज कैन बी ईट द जूप्लैंक्टन्स। अब जो स्मॉल फिशेस हैं कैन बी ईटन बाय द लार्ज फिशेस। अब ये क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब यदि हम इनका बायोमास देखेंगे, so then we will found that large fishes are having the more biomass than the another one category. तो इसीलिए बायोमास का जो पिरामिड होता है वो भी इन्वर्टेड हो सकता है,
पिरामिड ऑफ नंबर भी इन्वर्टेड हो सकता है, लेकिन क्या इन्वर्टेड नहीं होगा? पिरामिड ऑफ एनर्जी. ओके, so now let's check your IQ level, how much you have grasped from my content. It's a quiz time, just you have to think and then you have to try to give the correct answer. Now question is overlapping food chains in an ecosystem makeup. So as you can see here, the different kind of food chains which are overlapping to each other, जो एक दूसरे के ऊपर overlap कर रही हैं, यानी एक चेन कई चेन्स के साथ में जुड़ रही है. तो यहाँ मल्टी काइंड्स ऑफ चेन्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. तो आपको बताना है कि एक्चुअल में ये क्या है. सो ऑप्शन ए, इट इज फूड वेब. ऑप्शन बी, फूड चेन. ऑप्शन सी, इट्स अ निच. ऑप्शन डी, सिम्बायोसिस. ओके, check your answer. Yes, food web, because those chains are interconnecting or overlapping. They are known as food web. मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखवाया है. फूड चेन, कोई भी एक चेन के बारे में बात करेंगे तो वो फूड चेन कहलाएगी. एंड निच एंड सिम्बायोसिस आर द डिफरेंट टॉपिक्स. आपने इसको 9th में बहुत बार पढ़ा हुआ है. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. All food webs and food chains begin with option A, primary consumers. Option B, producers. Option C, secondary consumers. Option D, predators. कोई भी फूड वेब है या फूड चेन है, वो किससे शुरू होगा? चेक योर आंसर. यस, ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, मैंने केवल और केवल बताया है कि हर फूड चेन को इस धरती पर प्लांट्स ही स्टार्ट कर रहे हैं. एंड प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे आर द ऑटोट्रॉप्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड देमसेल्फ. ये अपना खाना खुद से बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A food pyramid represents the relative amount of energy in trophic levels. Which of the following correctly shows a food pyramid? अब मैं आपको यहाँ पर कुछ पिरामिड्स दिखाऊंगी, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा एनर्जी के लिए करेक्ट पिरामिड होगा. ठीक है, क्वेश्चन को मैंने बता दिया है, क्वेश्चन आपको भी दोबारा दिखाई नहीं देगा. तो यहाँ पर ए आपको दिखा रखा है, कार्निवोर टू हर्बीवोर टू प्रोड्यूसर्स. बी है हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स टू प्रोड्यूसर्स. सी है प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स. डी इज प्रोड्यूसर्स टू कार्निवोर्स टू हर्बीवोर्स. सो नाउ you have to choose which relation is very correct. चलिए check your answer. Yes, C is the correct answer. Why? क्योंकि कोई भी पिरामिड है वो कहां से शुरू होगा? प्रोड्यूसर से. प्रोड्यूसर्स को कार्निवोर तो नहीं खाएंगे, कौन खाएगा? हर्बीवोर ही खाएंगे. और हर्बीवोर्स एनिमल्स को कौन खा सकता है? कार्निवोर्स खा सकते हैं. तो ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर किसी में भी नहीं है. यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के बाद कार्निवोर दे रखा है, इसलिए रॉन्ग हो गया. यहाँ हर्बीवोर से स्टार्ट कर रखा है और वो कार्निवोर तक जा रहा है, इट इज रॉन्ग. यहाँ कार्निवोर से स्टार्ट किया हुआ पिरामिड जो हर्बीवोर तक जा रहा है. तो कौन सा पिरामिड सही होगा? जो प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स तक जा रहा है और हर्बीवोर से कार्निवोर्स तक जा रहा है. यानी दे आर मेकिंग PHC. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this energy pyramid, which organisms have the most energy available? अब आपको मैं कुछ पिरामिड दिखा रही हूं जिसमें से आपको ये बताना है कि किस पिरामिड के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है. यहां पर एनर्जी लेवल के लिए आपको एरो भी बनाकर दिया है. तो प्रोड्यूसर्स और सेकंड ट्रॉपिक लेवल इज हर्बीवोर, थर्ड इज कार्निवोर एंड फोर्थ इज टॉप प्रेडेटर.
योर ऑप्शंस आर नंबर ए कार्निवोर्स, नंबर बी प्रोड्यूसर्स, नंबर सी हार्बिवोर्स, नंबर डी टॉप प्रेडेटर्स। किस में सबसे ज्यादा एनर्जी है? क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार। इन दिस एनर्जी पिरामिड विच ऑर्गेनिजम्स हैव द मोस्ट एनर्जी लेवल? चेक योर आंसर। यस, प्रोड्यूसर्स, जो कि सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास होगी, बाकियों के पास क्यों नहीं होगी? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ दे आर डिक्रीजिंग द एनर्जी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी कार्निवोर्स आर शोन इन दिस फूड वेब? अब आपको मैं एक फूड वेब दिखा रही हूं जिसमें आपको बताना है कि कितने कार्निवोर्स शो हो रहे हैं। सी दिस। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। बहुत जल्दी से काउंट कीजिए कितने कार्निवोर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। नाउ चेक योर आंसर। सो हियर वी आर एबल टू सी द 5 कार्निवोर्स। अब यहां पर आप देख सकते हो ये कार्निवोर 1, 2, 3, 4 एंड द 5। सो दे आर ऑल्सो द कार्निवोर, क्योंकि ओमनिवोर में भी आएंगे, बट जस्ट वी हैव टू check how many carnivores are there. So 1, 2, 3, 4, 5 carnivores are present in this food chain. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How much of the energy in each level of a ecological pyramid gets lost as heat or used by the organisms so that it cannot be passed on the next trophic level? तो यहां पर आपको क्या बताना है कि कुछ एनर्जी तो यूज हो गई और जो एनर्जी दूसरे लेवल तक पास नहीं हो पाती है, आपको उसका परसेंटेज बताना है। यहां पर आपके लिए डायग्राम है, प्रोड्यूसर्स टू हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स एंड टॉप प्रेडेटर। ऑप्शन है आपके लिए। ए ऑप्शन है 80%, बी ऑप्शन 90%, सी 10%, डी 20%। तो आपको इनमें से वो एनर्जी बतानी है जो दूसरे लेवल तक ट्रांसफर नहीं हो पाती है, या तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है या वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है। नाउ चेक योर आंसर। यस, इट इज 90%, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ 10% एनर्जी विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट वन ट्रॉपिक लेवल। तो ये 90% कहां गई? 90% या तो वो ऑर्गेनिज्म अपने लिए यूटिलाइज करेगा या इट विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट और द एनर्जी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if there are 100 kilocalorie of energy available in the producers, how much energy would be available in the herbivores? अब आपको एक एनर्जी दी है कि 100 किलो कैलोरी एनर्जी है प्रोड्यूसर्स के पास में, तो हर्बीवोर्स के पास कितनी जाएगी? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है आपके लिए, आप आंसर कर सकते हैं। आप तो यहां पर यही मैंने डायग्राम दिखाया है, प्रोड्यूसर्स हैं, सेकंड यहाँ पर हर्बीवोर्स आ गए और कार्निवोर्स आ गए। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स तक कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है 10 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 1 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 100 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 1000 किलो कैलोरी। आई थिंक ये बहुत इजी हो गया आप आपके लिए। चलिए आंसर चेक कीजिए। यस, अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ इट विल बी 10 किलो कैलोरी, क्योंकि हर एक लेवल अपने अपर लेवल में
उसका 10% ही भेज रहा है। तो 100 का जब हम 10% निकालते हैं तो देन वी गेट द आंसर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In this ecological pyramid, which type of consumer gets only 10% of the energy is stored in plants? अब मैं आपको जो इकोलॉजिकल पिरामिड दिखा रही हूं उसमें आपको बताना है कि प्लांट्स की जो 10% एनर्जी है वो कहां और किस टाइप से कंज्यूम हो रही है। यहां पर ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर से एनर्जी ले रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन इट इज ट्रांसफरिंग टू द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन द टर्शरी कंज्यूमर। तो अब बताओ प्लांट से डायरेक्ट कौन ले रहे हैं? ऑप्शन ए हर्बीवोर्स, ऑप्शन बी कार्निवोर्स, ऑप्शन सी ओमनीवोर, ऑप्शन डी सेकेंडरी कंज्यूमर। चेक योर आंसर। सिंपल, हर्बीवोर, क्योंकि प्लांट्स को सबसे पहले तो हर्बीवोर ही खाएंगे। यदि हर्बीवोर बीच में से निकल जाएंगे तो कार्निवोर कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि कार्निवोर्स डायरेक्ट प्लांट्स नहीं खा सकते हैं। ओनली हर्बीवोर कैन ईट द प्लांट्स, दे कैन मेक देयर फ्लैश एंड देन फ्लैश कैन बी ईटन बाय द कार्निवोर और द ओमनीवोर और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ओके, आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आपको क्लियर भी हो रहा होगा ये पिरामिड्स, क्योंकि पिरामिड्स हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट होता है और आपकी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, इसीलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको इसको समझाने की नहीं, याद कराने की पूरी कोशिश की है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Only about 10% of the energy is stored in an organism can be passed on to the next trophic level. ठीक है, हर एक लेवल में केवल 10% ही है जो दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफर होगी। On the remaining energy, some is used for the organism's life processes and the rest is typically. अब उसमें से कुछ तो ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस में यूज हो गई है। अब ये बाकी के लिए पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि बाकी का क्या हुआ। तो ऑप्शन ए है यूज्ड इन रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी स्टोर्ड एज बॉडी फैट, ऑप्शन सी stored as body tissues, option D converted to heat and lost. Those have listened me concentrately, they all will give the correct answer of this question. चलिए अपना आंसर चेक कीजिए। यस, मैंने आपको बताया है दैट विल कन्वर्ट टू हीट एंड लॉस्ट। तो ज्यादा एनर्जी जो हमारी है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को बना ही नहीं रहे हैं, हम उस बॉडी से लगातार काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं हम, या एनिमल्स अपना प्रे पकड़ते हैं, उसको चबाते हैं, उसको खाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो हमारी मैक्सिमम एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। See the next question. A tertiary consumer has to be which type? Option A carnivore, option B decomposers, option C producers, option D herbivore. टर्शरी कंज्यूमर्स पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए चेक योर आंसर। यस, इट इज कार्निवोर, क्योंकि जो टर्शरी कंज्यूमर है वो होते हैं, वो किसी के भी द्वारा नहीं खाए जाते हैं। तो उनमें डिकम्पोजर्स नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया फंजाई हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये प्लांट्स हैं, हर्बीवोर भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि हर्बीवोर वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। सो रियली it's very easy for you. Now you are able to answer every kind of questions from this topic. Please write in comment about my work, about any problem, about any queries, about any appreciation. In my next video, I am going to start about the impact of human activities. Means that how our earth is going to be polluted due to the invasion of the human activities. How we are getting the pollution, how we are getting the degraded conditions on this earth. So be with me. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.